इससे पहले वाले वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट किया था क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। उसके अंदर हमने क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन देखा था, उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल उसका क्या रोल है उसके बारे में देखा था। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल देखा था, उसके साथ साथ रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, वहाँ ये टॉपिक कवर किया था। इसके बाद एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है जो इस वीडियो में कवर करेंगे, वो क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस भी क्वालिटी कंट्रोल का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी के लिए अगर प्रैक्टिकली ये प्रूव करना कि ये प्रोडक्ट जो है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है और सारी क्वालिटी इस प्रोडक्ट के अंदर है, तो इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट के थ्रू भी इस चीज़ को प्रूव करना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट जो है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर किसी ने ये प्रूव किया और प्रोडक्ट को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन अगर उसके पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है, तो डॉक्यूमेंटल प्रूफ ना होने की वजह से हम इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते और पब्लिक को इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंटल प्रूफ है कि ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो हम अपने साइट को सेव कर सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कि ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसलिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को किसी लोगों ने, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने ग्रेट माउंटेन ऑफ पेपर भी बोला है। ग्रेट माउंटेन ऑफ पेपर कि पेपर का पहाड़, ये है कि ये डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इस चीज़ को प्रूव करना कि ये यहाँ जो प्रैक्टिस हो रही है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस है। अगर इसको देखें तो ये क्वालिटी एश्योरेंस एक कमेटी होती है, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जैसे ख़ास तौर से फार्मा इंडस्ट्री है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट जो है वो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसके बाद मेन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, जहाँ मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चर होती है। उसके साथ पैकेजिंग मटेरियल डिपार्टमेंट होता है, पैकेजिंग मटेरियल डिपार्टमेंट होता है, और एक डिस्पैच होता है। तो डिस्पैच होता है और एक मार्केटिंग होता है। डिस्पैच होता है कंपनी में, और उसके बाद एक मार्केटिंग होता है, और इससे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट होता है। R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे डिपार्टमेंट, एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग मटेरियल डिपार्टमेंट, डिस्पैच, जहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जो है बनने के बाद मार्केट को सप्लाई होता है, वो डिस्पैच है, और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी होती है, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट के हेड और जो मैनेजर्स होते हैं उसको मिलाकर एक कमेटी फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, जो सारे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को, उसके स्पेसिफिकेशन को और इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव करता है कि ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, हमने जो लॉन्च किया है। और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक्चुअली प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, एप्लीकेशन R&D के हेल्प के साथ में एप्लीकेशन स्टैंडर्ड सेट करता है, और उसके बाद जो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इस चीज़ को प्रूव करता है कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो इसलिए ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो रहता है, ये एक कमेटी होती है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, और एक चेयरपर्सन होता है R&D डिपार्टमेंट का, जो उसको
उसको मॉनिटर करता है। तो इसमें हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, हेड ऑफ रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, मैनेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग मटेरियल इंचार्ज एंड डिस्पैच इंचार्ज, मार्केटिंग मैनेजर और उसके साथ साथ R&D मैनेजर, ये सारे इसकी एक कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस चीज़ किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, उसके स्पेसिफिकेशन को मेंटेन करती है। एक एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस होते हैं और कुछ प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशंस होते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफिकेशंस को ये लोग वो करते हैं। स्पेसिफिकेशंस किसी भी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, और किसी भी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन होते हैं। इसमें दो टाइप के स्पेसिफिकेशन होते हैं, एक एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन होते हैं, और इस प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन। एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन और प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन, अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन के अंदर और प्रोडक्ट के प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन में। जैसे एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन है, सायरप है, सेमी सॉलिड है, यानी लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है, तीनों के एप्लीकेबल जो उस पर अप्लाई हो रहे हैं एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन अलग होंगे। सायरप के एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन अलग होंगे, सेमी सॉलिड यानी क्रीम ऑइंटमेंट के स्पेसिफिकेशंस अलग होंगे, और सॉलिड यानी टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, इसके स्पेसिफिकेशन अलग होंगे। तो उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको उसके स्टैंडर्ड को वो स्पेसिफाई करना, ये एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस हैं जो हर प्रोडक्ट हर डोसेज फॉर्म के लिए अप्लाई होते हैं। वो एप्लीकेबल जनरल सेंस में हम बोल सकते हैं कि हर डोसेज फॉर्म के लिए जो उस डोसेज फॉर्म के लिए सूटेबल स्पेसिफिकेशन है, सूटेबल स्टैंडर्ड है, वो एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन है। ऐसे ही प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन कि प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन जैसे कंटेंट है, तो कंटेंट ये प्रिस्क्राइब है, ऑफिशियल बुक में इसको प्रिस्क्राइब किया है कि कंटेंट जितना मेंशन है उतना ही उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। ऐसी टैबलेट है, उसका हार्डनेस है, उसकी फ्राइबिलिटी है, और अगर उसमें डिसोल्यूशन है तो डिसोल्यूशन है। तो ये जो है प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन है जो ऑफिशियल बुक ने इसको प्रिस्क्राइब किया है। एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन के अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं, और जो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं उस प्रोडक्ट पर, वो एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन है। ऐसे ही प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पर फोकस करता है कि इसके एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन कौन से हैं, प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फार्माकोपिया वो कौन से हैं, और फिर उसके सारे स्टैंडर्ड सेटअप करके क्वालिटी कंट्रोल की हेल्प के थ्रू उस चीज़ को सेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे बताया क्वालिटी एश्योरेंस एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके सारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जो इस चीज़ को प्रूव करती है और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो जितनी फैसिलिटी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरी है वो सारी फैसिलिटी क्वालिटी एश्योरेंस उसको प्रोवाइड करती है। प्रोसीजर को प्रोवाइड करती है, प्रोसीजर को प्रोवाइड करती है, सिस्टम को प्रोवाइड करती है कि सिस्टम रिटन प्रोसीजर को प्रोवाइड करती है कि राइटिंग में जो प्रोसीजर है कि इसको फॉलो करेंगे तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होगा। तो इसमें प्रोसीजर को प्रोवाइड करती है, सिस्टम्स को, ये सिस्टम होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, ये मशीन्स होने चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, ये रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो सिस्टम को प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, रिटर्न प्रोसीजर को प्रोवाइड करना, यहाँ तक कि प्रोडक्ट के अंदर वो सारे एप्लीकेबल और प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन मौजूद हो। अगर ये सब फॉलो करेंगे तो उसके अंदर एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन भी होंगे और प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन भी होंगे फाइनल डोसेज फॉर्म के अंदर में। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी एश्योरेंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की। क्वालिटी एश्योरेंस समझे एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की इस चीज़ को अश्योर करना कि हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे पास जो फैसिलिटी है, हमारे पास जो रिटर्न प्रोसीजर है वो कंपनी में फ़ॉलो होते हैं, वो कंपनी में फ़ॉलो होते हैं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट के अंदर एप्लीकेबल और प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन पूरे हैं
फाइनल डोसेज फॉर्म के अंदर में, प्रोडक्ट के अंदर में। तो क्वालिटी एश्योरेंस हम बोल सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अश्योर के, हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को अश्योर करने की डेट द सिस्टम, फैसिलिटी एंड रिटर्न प्रोसीजर आर सफिशिएंट, रिटर्न प्रोसीजर आर सफिशिएंट एंड आर फॉलोड इन ऑर्डर टू इंश्योर, इस चीज़ को इस इंश्योर करने के लिए दैट द प्रोडक्ट विल मीट ऑल अप्लीकेबल एंड प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन इन द फाइनल डोसेज फॉर्म, इन द final dosage form. So this can be defined, this quality assurance can be defined as the responsibility of an organization to assure that the system and the facility, to assure that the system, facility and return procedure are sufficient and are followed in order to meet all applicable and prescribed specification in the final dosage form. तो इस तरीके से हम क्वालिटी एश्योरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि quality assurance can be defined as the responsibility of an organization to assure that the system, facility and written procedure are sufficient and are followed in order to meet all applicable and prescribed specification in the final dosage form. अब इसके बाद अभी दूसरे तरीके से हम इसको बोल सकते हैं whole process of assuring that the quality of the product, whole process of assuring that the quality of the product will be stated or perceived consistently can be called as quality assurance. तो जैसा इसको स्टेट किया है, जैसे इसको एक्सप्लेन किया है वैसा ही है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंसिस्टेंटली हो रहा है, जैसा कि क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको हम क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। इसके बाद ये क्वालिटी एश्योरेंस है। इसके बाद हम एक वर्ड इसी से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, प्रिसीशन। प्रिसीशन है, प्रिसीशन को हम बोल सकते हैं कि इसको समझने के लिए जैसे कोई हम प्रैक्टिकली कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और ऐसे जो है टाइट्रीमेट्रिक मेथड से हम ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। हमको कुछ रीडिंग्स हैं, कुछ रीडिंग है, जैसे 10.1 ml हमको ब्यूरेट रीडिंग मिला, एक दूसरी रीडिंग हमने लिया 10.2 लिया, तीसरी रीडिंग 10.1 लिया, चौथी रीडिंग हमने लिया 10.1। तो यहाँ पर ये रीडिंग जो है बार बार रिप्रोड्यूस हो रही है, 10.1, 10.1, 10.1। तो जो रीडिंग रिप्रोड्यूस हो रही है, जो रीडिंग जो है रिप्रोड्यूस हो रही है, अगर हम इसको सेम होमोजेनस, आइडेंटिकल सेम होमोजेनस बैच पर अगर हम एनालिसिस करते हैं और जो रीडिंग बार बार रिपीट होती है, तो हम उसको प्रिसीजन बोलते हैं। अब इसके अंदर इसको दूसरा मेथड प्रिसीजन का कि इसमें इसका मीन निकाल के अरिथमेटिक मीन वैल्यू को कंसीडर करते हैं बेस्ट वैल्यू। तो लेकिन जो रीडिंग बार बार रिपीट हो रही है, हम उसको प्रिसीजन बोलते हैं। अब यहाँ इसको प्रिसीजन को बोल सकते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। It means precision means reproducibility of the result when the analysis is carried out on the identical sample of same homogeneous batch। जब एनालिसिस को हम परफॉर्म करते हैं आइडेंटिकल सैंपल पर सेम होमोजेनस बैच के, सेम होमोजेनस बैच किसको बोलेंगे कि जैसे हम अगर टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 5 लाख टैबलेट हमने मैन्युफैक्चर किया और सारा एक ही साथ 5 लाख टैबलेट हमने मैन्युफैक्चर किया, तो ये एक बैच है, और उसको हमने 10 के स्टेप्स में उसको पैकिंग किया। चाहे कितनी भी स्टेप्स हो, लेकिन जो टैबलेट मैन्युफैक्चर हुई वो 5 लाख टैबलेट एक साथ मैन्युफैक्चर हुई है, इसलिए सबका जो बैच नंबर है वो एक ही होगा। ऐसे ही ये 5 लाख टैबलेट है, इसको 5 बैच में हमने 1 लाख टैबलेट का एक बैच, 1 लाख टैबलेट का एक बैच, 1 लाख टैबलेट का अलग एक बैच हमने बनाया, तो ये 5 बैच हो गए। अब ये सेम होमोजेनस बैच नहीं हुआ, हमने 1 लाख का एक बैच बनाया, दूसरे लाख का एक बैच बनाया, तीसरे लाख का, तो ये जो अलग अलग बैचेस 1 लाख टैबलेट के हमने बनाए हैं, तो ये डिफरेंट बैचेस हो गया, सेम बैच नहीं होगा, डिफरेंट बैचेस हो गया।
तो अगर हमने सेम बैच के सैंपल को एनालाइज किया, सेम होमोजेनस बैच यानी सेम बैच के सैंपल को 10 टैबलेट ले लिया, 10 टैबलेट जो है एक ही बैच की है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं 10.1, 10.1, 10.1, 10.2 ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जो रिजल्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको प्रिसीजन बोलते हैं। तो इट मीन्स द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स of the same identical sample of the same homogeneous batch, okay, reproducibility of the results of the same identical sample of same homogeneous batch। पैरासीटामोल टैबलेट है, 10 टैबलेट है, सेम बैचेस की है, 10 बार उसका एनालिसिस हम 10 टैबलेट पर डिफरेंट टैबलेट्स पे कर रहे हैं, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सेम होमोजेनस बैच है, उसके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं तो उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। इट मीन्स द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट or of the result when the analysis is carried out on the same identical sample of the same homogeneous batch। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिसीजन बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो गुड प्रिसीजन इज़ नॉट नेसेसरी एक्यूरेट। गुड प्रिसीजन इज़ नॉट नेसेसरी एक्यूरेट कि अगर सेम रीडिंग बार बार आ रही है तो हम उसको एक्यूरेट रीडिंग नहीं बोल सकते हैं, इसको एक्यूरेट रीडिंग नहीं बोल सकते। ये एक्यूरेट प्रिसीजन, गुड प्रिसीजन है, लेकिन एक्यूरेट रीडिंग इसको कंसिडर नहीं कर सकते कि दिस रीडिंग में डेविएट फ्रॉम दिस रीडिंग में डेविएट फ्रॉम द एक्यूरेसी, कि ये एक्यूरेसी से अलग हो सकती है। कि जैसे अगर इसकी रीडिंग जो है आना चाहिए था 10.3 आना चाहिए था, 10.3 आना चाहिए था, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, अपन आगे एरर के अंदर हम उसको देखेंगे कि इसका एक्चुअल रिज़ल्ट आना चाहिए था 10.3 ml आना चाहिए था, लेकिन हमने एनालिसिस किया तो बार बार 10.1, 10.1 रिज़ल्ट रिपीट हुआ, तो हम इसको गुड प्रिसीजन कंसिडर करेंगे। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि गुड प्रिसीजन जो है वो एक्यूरेट है। गुड प्रिसीजन इट में डेविएट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू से डेविएट हो सकता है, फ्रॉम एक्यूरेसी से भी डेविएट हो सकता है कि गुड प्रिसीजन इज़ नॉट नेसेसरी एक्यूरेट बट इट में डेविएट फ्रॉम द एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी से वो डेविएट हो सकता है। अब इसके बाद इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि एक्यूरेसी हम किसको बोल सकते हैं। कि एक्यूरेसी को जैसे हमने अभी एनालिसिस भी किया, तो इसमें एक्यूरेसी को अगर हमने देखा, एक्यूरेसी अगर हम देखते हैं तो एक्यूरेसी के अंदर एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है। जैसे अभी हमने रिज़ल्ट बताया 10.1 ml, 10.2 ml, 10.1 ml, ये जो है रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है। एक्सपेरिमेंट के बाद में ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो प्रिसीजन है ये डेविएट हो सकता है ट्रू वैल्यू से, ये डेविएट हो सकता है एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू जो आना चाहिए था वो हो सकता है केमिकल के रेफरेंस की वजह से, पर्सन टू पर्सन वेरी होने की वजह से, और इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करने के और उसके एरर की वजह से ये डिफरेंस आ रहा हो। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट आ रहे हैं और एक्चुअल रिज़ल्ट जो आना चाहिए, एक्चुअल रिज़ल्ट जो आना चाहिए, तो इसके बीच में जो जितना ज़्यादा क्लोजनेस रहेगा वो उसकी एक्यूरेसी रहेगी। ये एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में जो क्लोजनेस रहेगा तो वो उसकी एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी मीन्स द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विद द एक्चुअल वैल्यू। क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विद द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। okay, closeness of experimental result with the actual or true value is known as accuracy। accuracy को हम बोल सकते हैं कि experimental result और actual और true value के बीच में जितना closeness रहेगा वो उतना ज़्यादा accuracy रहेगी, और जितना difference रहेगा वो उसका error रहेगा, वो उतना
एरर रहेगा। तो एक्यूरेसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट मीन्स क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विद द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू इज़ नोन एज एक्यूरेसी। अब इसके बाद एक वर्ड है एरर। एरर है, एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एरर ये एक ऐसी चीज़ रहती है जो अनअवॉइडेबल थिंग्स बोल सकते हैं, अनसर्टेन थिंग्स बोल सकते हैं, जो किसी चीज़ को परफॉर्म करने के बाद जो अनसर्टेन सिचुएशन है, अनसर्टेन रिजल्ट है, अनसर्टेन कंडीशन है, हम उसको एरर बोल सकते हैं। तो uncertainties that arises in the chemical analysis or in the analysis is known as error. Uncertainties that arises in results or that arises in analysis is known as error. Uncertainties, uncertain things that arises in chemical analysis is known as error. कि अनसर्टन थिंग्स जो किसी भी एनालिसिस में, किसी भी परफॉर्मेंस में आ जाती है, कोई अगर अच्छा से परफॉर्म कर रहा है उसमें कुछ गलती आ जा रही है, वो उसका एरर है। लेकिन वो इंटेंशनली वो चीज़ नहीं आ रही, वो ऐसी चीज़ है, अनअवॉइडेबल थिंग्स है जो उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको अनसर्टन थिंग्स बोल सकते हैं। अनसर्टेनिटीज़ दैट अराइजेज इन द केमिकल एनालिसिस इज़ नोन एज एरर। अब इसमें एरर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम रिप्लिकेट रिजल्ट्स को परफॉर्म करते हैं, जब रिजल्ट्स कोई एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं तो बार बार जो है रिजल्ट्स अपीयर होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया 10.1, 10.2, 10.1, 10.1, ये when replicate analysis is carried out on the same identical sample of the same homogeneous batches, several results are obtained and arithmetic mean of these results is considered as the best value। तो यहाँ पर इसका जो मीन है, इसका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद टोटल जो है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो मीन वैल्यू है उसको कंसिडर करेंगे इज़ द बेस्ट वैल्यू, वो कंसिडर करेंगे बेस्ट वैल्यू। तो अनसर्टेनिटीज दैट अराइजेज इन केमिकल एनालिसिस इज़ नोन एज error. When replicate analysis are carried out on the same identical sample of the same homogeneous batches, several results are obtained. The arithmetic mean of these value is accepted as the true value. उसके arithmetic mean है, उसकी जो mean value है उसको consider करते हैं जो है ट्रू बेस्ट वैल्यू, उसको कंसिडर करते हैं बेस्ट वैल्यू। अब इसके बाद अगर हम इसको वो करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, बेस्ट वैल्यू हम इसको कंसिडर करेंगे और एक्यूरेसी को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द अरिथमेटिक मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पर एक्यूरेसी को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द अरिथमेटिक मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। जो अरिथमेटिक मीन वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू है उसका डिफरेंस और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम एक्यूरेसी बोल सकते हैं। दिस एक्यूरेसी कैन बी रिफर्स एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेड मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इस डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। लेकिन जब इस एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव एरर मिलता है। एब्सोल्यूट एरर जिसको बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेड मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेड मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज़ नोन एज एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेड मीन, यहाँ पर जो मीन वैल्यू है वो एक्सेप्टेड मीन वैल्यू है जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेड मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू is known as absolute error. When this value of absolute error is divided by the true value, relative error is obtained. जब हम इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ट्रू वैल्यू हमको रिलेटिव एरर हमको मिलता है। तो यहाँ एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेड मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज़ नोन एज एब्सोल्यूट एरर। व्हेन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज़ डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, दिस इज़ नोन एज रिलेटिव एरर।
अब ये रिलेटिव एरर है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के एरर है। एक तो डिटर्मिनेट एरर है और दूसरा इनडिटर्मिनेट एरर है। डिटर्मिनेट एरर है और एक दूसरा इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर है और दूसरा इनडिटर्मिनेट एरर। दो टाइप के एरर हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिटर्मिनेट एरर एंड इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर को हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेट एरर विच कैन बी डिटरमाइन, विच कैन बी डिटरमाइन एंड कैन बी एलिमिनेटेड, कि जब इसको डिटरमाइन कर सकते हैं तो उसको एलिमिनेट करते हैं। दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड और अवॉइडेड और करेक्टेड। तो वो एरर जिसको हम मालूम कर सकते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। वो एरर जिसको हम मालूम कर सकते हैं, जिसको अवॉइड कर सकते हैं, जिसको करेक्ट कर सकते हैं। द एरर विच कैन बी डिटरमाइन एंड विच कैन बी अवॉइडेड और करेक्टेड, विच कैन बी अवॉइडेड। और द कॉज ऑफ दिस एरर, अब इसके कॉज क्या है, ये एरर के कॉज क्या है। एक तो इंस्ट्रूमेंट कॉज हो सकता है कि अगर हम वेइंग मशीन है, अगर एक बार जो फिक्स्ड एरर वेइंग मशीन में रहेगा तो हमेशा वो एरर आएगा, उससे रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। द कॉज ऑफ दिस एरर आर इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन, प्रोसीजर जो है वो है ऑपरेशन है, और दूसरा केमिकल है, और एरर इन मेथडोलॉजी। एरर इन द कॉज ऑफ दिस एरर आर डिटर्मिनेट एंड कॉज ऑफ डिटर्मिनेट एरर आर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑपरेशन है, केमिकल्स है एंड एरर इन मेथडोलॉजी। तो ये डिटर्मिनेट एरर है। इसके बाद इनडिटर्मिनेट एरर, द एरर विच कैन नॉट बी डिटरमाइन, वो एरर जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। पहला एरर डिटर्मिनेट एरर विच कैन बी डिटरमाइन, कैन बी अवॉइडेड एंड कैन बी करेक्टेड। और द कॉजेज ऑफ दिस एरर आर इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन, केमिकल एंड एरर इन मेथडोलॉजी। इनडिटर्मिनेट एरर विच कैन नॉट बी डिटरमाइन, जब दिस एरर इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल एरर, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते और इसलिए उसको इनडिटर्मिनेट एरर बोलते हैं और इसको एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। एंड द कॉज ऑफ दिस एरर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, कॉज ऑफ दिस एरर इज़ डिफ़िकल्ट टू एरर एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो एंड हिंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, उसको मालूम भी नहीं कर सकते हैं और उसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो इनडिटर्मिनेट एरर को हम एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं, जिसको हम मालूम भी नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन भी नहीं कर सकते हैं और उसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट के दूसरा हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट। किसी भी डिजिट को, किसी भी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जितने डिजिट्स नेसेसरी हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट नेसेसरी टू एक्सप्लेन द रिजल्ट, नेसेसरी टू एक्सप्लेन द रिजल्ट, कि किसी भी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो डिजिट्स नेसेसरी है तो हम उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट विच हैव प्रैक्टिकल मीनिंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट विच हैव प्रैक्टिकल मीनिंग और द डिजिट और द फिगर नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट, के वो डिजिट्स किसी भी रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स which have practical meaning. Significant figures are the digit which have practical meaning or the significant figures are the digit necessary to express the result. उसको हम बोल सकते हैं significant figure। अब इसमें significant figure को explain करेंगे। जैसे अगर कोई रिज़ल्ट है 1.9576 1.976, तो यहाँ पर ये जो 4 डिजिट है ये रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर रहे हैं, टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, 1.9576 अगर इसको लिखा और हमने क्या कि ये वो पॉइंट के बाद के डिजिट्स है इसको अवॉइड कर दिया, इसको 1 लिख दिया,
1 अगर हमने लिख दिया, जैसे नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं या मोलारिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आया इसमें 1.9576। तो प्रैक्टिकल में हमारा फैक्टर 1 नॉर्मल के साथ में दिया है, तो हमने सोचा कि चलो 1.9 है तो इसको 1 कंसीडर कर लें। तो इसको हमने 1 कंसीडर करके नॉर्मलिटी 1 कंसीडर किया और ये वैल्यू को फार्मूले में पुटअप करके उसका कैलकुलेशन किया, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10% का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 10% का। और हमारे जो स्टैंडर्ड, किसी भी ड्रग का स्टैंडर्ड होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड है, इट कंटेन्स नॉट लेस देन 99% वेट बाय वेट एंड नॉट मोर देन 100.5% weight by weight of NaCl. It contains not less than 99% and not more than 100.5% weight by weight of NaCl. यहाँ जो ड्रग का स्टैंडर्ड है, ये कंपाउंड का स्टैंडर्ड है, वो इस रेंज में है, जो इतना डिफरेंस है 1.1 to 1.5 के बीच में। और यहाँ हमारे कैलकुलेशन की वजह से 10% का डिफरेंस आ रहा है। ये इस वजह से कि जो फिगर्स हमको कैलकुलेशन में लेना चाहिए था वो फिगर हमने कैलकुलेशन में ले लिया। तो ये डिजिट्स भी किस कैलकुलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भी ज़रूरी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट necessary to express the result, and digit which have practical meaning is known as significant figure. For example, 1.9576, this 0.9576 is the significant figure. ये जो है 0.9576 भी जो है significant figure है, लेकिन अगर वो 03465, this 0 is not significant figure, इसका कोई importance नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये तो अपने डिजिट्स को बढ़ाने के लिए है, 03456 है, लेकिन अगर यही 0 इधर है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है 34650। तो वो डिजिट्स किसी भी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए और उसको कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है, वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरीक़े से हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूछता भी है कि डिफ़ाइन सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट विच हैव प्रैक्टिकल मीनिंग, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट। और इसमें इसको लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो किसी भी नंबर को वैल्यू देती है, किसी नंबर को वैल्यू देती है। एग्जांपल्स ये जो मैंने अभी 2 एक्सप्लेन किया, ये एग्जांपल्स हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको, ये जो टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके बाद हम जो है इम्प्योरिटी स्टार्ट करेंगे।